आज हम पढ़ेंगे, प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे जीव विज्ञान का। जंतु शारीरिकी, कार्य एवं व्याधियाँ, मतलब एनिमल एनाटॉमी और फिजियोलॉजी एंड डिसीज़ के बारे में लगभग 500 क्वेश्चनों को पढ़ेंगे। देखो, ये क्वेश्चन का हम रिवीजन कर रहे हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए हम परीक्षावाणी की किताब जीव विज्ञान के लिए बहुत अच्छी है, उसी को पढ़िए। उसी के क्वेश्चन है ये जिनका हम रिवीजन कर रहे हैं, क्योंकि रिवीजन ही सक्सेस ऑफ की है। ठीक है, तो नंबर 1 क्वेश्चन देखते हैं कि ठीक है कि लंबी हड्डियाँ, ठीक है, लंबी हड्डियों के सिरों पर लचीली संधि गद्दियाँ किसकी बनी होती हैं? तो वो उपास्थ की बनी होती हैं ना। लंबी हड्डियों के सिरों पर लचीली संधि की जो गद्दियाँ बनी होती हैं वो उपास्थ की बनी होती हैं। नंबर 2 क्वेश्चन, शरीर में कुछ ऊतक जैसे पेशियाँ अन्य ऊतकों से अधिक सक्रिय होते हैं। ऐसे ऊतकों की कोशिकाओं में कौन से कोशिकांग अपेक्षाकृत अधिक और बड़े होने चाहिए? तो इसमें कौन से माइटोकॉन्ड्रिया होनी चाहिए ना, अधिक होने चाहिए माइटोकॉन्ड्रिया और बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि ये ऊर्जा का पावर हाउस होता है। इसलिए जो शरीर में ऊतक अधिक सक्रिय हैं उनमें माइटोकॉन्ड्रिया अधिक होने चाहिए और बड़े भी होने चाहिए। फिर रेखित एवं ऐच्छिक पेशियाँ किस में पाई जाती हैं? रेखित एवं ऐच्छिक पेशियाँ कहाँ पाई जाती हैं? पादों में पाई जाती हैं। नंबर 4 क्वेश्चन है, हमारे शरीर में रोमाभ उपकलाएँ किस में मिल सकती हैं? तो ये रोमाभ उपकलाएँ जो हैं ट्रैकिया, मस्तिष्क की पार्श्व गुहाओं एवं अंडवाहिनियों में मिलती हैं। तो रोमाभ उपकलाएँ कहाँ मिलती हैं? ट्रैकिया में, मस्तिष्क की पार्श्व गुहाओं एवं अंडवाहिनियों में मिलती हैं। तंत्रिका कोशिकाएं किस भूमि स्तर की बनी होती है? तंत्रिका कोशिकाएं एक्टोडर्म की बनी होती हैं। कंडरा जोड़ती है, कंडरा किसको जोड़ती है? पेशी को हड्डी से जोड़ती है। कंडरा पेशी को हड्डी से जोड़ती है। फिर 7वां क्वेश्चन है इनमें से कौन सा लिम्फाइड अंग नहीं है? तो यकृत जो है लिम्फाइड, ठीक है, लिम्फाइड अंग नहीं है। यकृत जो है लिम्फाइड अंग नहीं है। 8वां क्वेश्चन, स्तनियों में कुफर कोशिकाएं किस में पाई जाती हैं? तो स्तनियों में, ठीक है, कुफर कोशिकाएं यकृत या जिगर, जिसे जिगर कहते हैं, पाई जाती हैं। कुफर कोशिकाएं यकृत में पाई जाती हैं। अगला, ठीक है, मीसोथीलियम नामक एपिथीलियमी स्तर किसके चारों ओर होता है? तो देह गुहा के, ठीक है, मीसोथीलियम नामक एपिथीलियमी स्तर किसके चारों ओर होता है? देह गुहा के चारों ओर होता है। किसके चारों ओर की कोशिका कला को सर्कोलेमा कहते हैं? पेशी तंतु के, ठीक है, ठीक है, जो है पेशी तंतु के चारों ओर जो कोशिका कला होती है उसको क्या बोलते हैं? सर्कोलेमा बोलते हैं। स्नायु जोड़ता है हड्डी को हड्डी से, स्नायु जोड़ता है हड्डी को हड्डी से, ठीक है। समस्थैतिकता या हीमियोस्टैटिस नामक परिभाषित शब्द का उपयोग किसके विवरण में होता है? मतलब समस्थैतिका या हीमियोस्टैटिस जो है ये क्या है? तो समस्थैतिका या हीमियोस्टैटिस जो है जैव तंत्रों की उस प्रवृत्ति के जिसमें किसी भी परिवर्तन के लिए एक अवरोध होता है ताकि संतुलन अवस्था बनी रहे, ठीक है, ये संतुलन बनाता है, ठीक है। फिर हिस्टामिन का स्रावन करने वाली कोशिकाएं होती हैं, ठीक है, हिस्टामिन का स्रावन करने वाली कोशिकाएं होती हैं संयोजी ऊतक में। किस में होती हैं? संयोजी ऊतक में होती हैं। फिर स्नायु एवं कंडराएं कैसे ऊतक होते हैं? ये संयोजी ऊतक होते हैं। स्नायु एवं कंडराएं कैसे ऊतक होते हैं? ये संयोजी ऊतक होते हैं। इनमें कौन सा एक प्रकार का ऊतक है? तो रुधिर जो है एक प्रकार का ऊतक है, ठीक है। इनमें से कौन सा एक प्रकार का ऊतक है? तो रुधिर इसमें एक ऊतक है, ठीक है। हाँ, तो हृदय पेशियाँ रेखित होती हैं, इनके पेशी तंतु होते हैं बहुकेंद्रीय एवं अनैच्छिक। हृदय पेशियाँ कैसी होती है? रेखित होती हैं। और इनके पेशी तंतु कैसे होते हैं? बहुकेंद्रीय होते हैं एवं अनैच्छिक होते हैं, ठीक है। हाइवर्सीन नलिकाएं और तंत्र कहाँ पाए जाते हैं? हाइवर्सीन नलिकाएं और तंत्र केवल स्तनियों की हड्डियों में पाए जाते हैं, ठीक है। हाइवर्सीन नलिकाएं एवं तंत्र कहाँ पाए जाते हैं? केवल स्तनियों की हड्डियों में पाए जाते हैं, ठीक है। मास्ट कोशिकाएं किस में होती हैं? संयोजी ऊतक में। मास्ट कोशिकाएं किस में होती हैं? ये मास्ट कोशिकाएं किस में होती हैं? संयोजी ऊतक में होती हैं। फिर समस्थैतिका, अभी हमने पढ़ा था समस्थैतिका, इसकी परिभाषा फिर से दी है, देखो कि शरीर के अंतः वातावरण को नियमित दशा में बनाए रखना, मतलब संतुलन में बनाए रखना, शरीर के अंतः वातावरण को हमें संतुलित रखना, ये समस्थैतिका इसको कहते हैं, ठीक है। हड्डियों को कठोर बनाने वाले लवण मुख्यतः कौन है? जो हड्डियों को कठोर बनाते हैं वो लवण कौन है? कैल्शियम और मैग्नीशियम फास्फेट के, ठीक है। ये जो हड्डियों को कठोर बनाते हैं वो कौन है? कैल्शियम और मैग्नीशियम के फास्फेट्स हैं। हृदय पेशियाँ होती हैं स्वतः उत्पादित प्रेरणा द्वारा उत्तेजित या
रेखित एवं अनैच्छिक होती हैं। हृदय पेशियाँ कैसी होती हैं? स्वतः उत्पादित प्रेरणा द्वारा उत्तेजित या रेखित एवं अनैच्छिक होती हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, मास्ट कोशिकाएं किस पदार्थ का स्रवण करती हैं? तो ये जो है सीरोटोनिन, हिपैरिन एवं हिस्टामिन तीनों का स्रवण करती हैं। मास्ट कोशिकाएं सीरोटोनिन, हिपैरिन, हिस्टामिन का स्रवण करती हैं। हड्डी में कौन सा लवण सबसे अधिक होता है? तो कैल्शियम फास्फेट सबसे अधिक होता है। हड्डी में कैल्शियम फास्फेट लवण सबसे अधिक होता है। अगला फिर हिस्टियोसाइट्स होती हैं, ठीक है। हिस्टियोसाइट्स क्या होती हैं? ये माइक्रोफेजेज होते हैं। हिस्टियोसाइट्स माइक्रोफेजेज होते हैं, ठीक है। स्त्रियों की अस्थि उपास्थि से किसकी उपस्थिति में भिन्न होती है? ठीक है, स्त्रियों की अस्थि उपास्थि से किसकी उपस्थिति के कारण भिन्न होती है? ये हाइवर्सिन नलिकाओं के कारण, ठीक है, अस्थि जो है उपास्थि से भिन्न होती है। हाइवर्सिन नलिकाओं के कारण अस्थि उपास्थि से क्या होती है? भिन्न होती है, क्योंकि ये हाइवर्सिन नलिकाएं केवल मनुष्य में ही पाई जाती है ना। अस्थि को पेशी से, मतलब स्तनियों में ही, मनुष्य नहीं तो स्तनियों में हाइवर्सिन नलिकाएं पाई जाती हैं, पीछे हमने पढ़ा है, ठीक है। अस्थि को पेशी से जोड़ने वाली रचना क्या होती है? कंडरा। अभी पीछे पढ़े थे हमने, कंडरा किसको जोड़ती है? अस्थि को पेशी से जोड़ती है। प्रोटीन की कमी से होता है क्वाशरकोर रोग। कौन सा रोग होता है? प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? क्वाशरकोर रोग होता है, ठीक है। क्वाशरकोर प्रोटीन की कमी से होता है, ठीक है। एफ्लाटॉक्सिन नामक खाद्य विषाक्तता किसके कारण होता है? एफ्लाटॉक्सिन नामक खाद्य विषाक्तता, ठीक है, किसके कारण होता है? कवक के कारण, ठीक है। एफ्लाटॉक्सिन नामक खाद्य विषाक्तता किसके कारण हो जाता है? कवक के कारण होता है। गर्भवती महिला को दैनिक आहार में कितनी मात्रा में आयरन लेनी चाहिए? तो ये 40 मिलीग्राम आयरन लेनी चाहिए। गर्भवती महिला को एक दिन में 40 मिलीग्राम आयरन लेनी चाहिए। किसमें सर्वाधिक मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है? तो मछली में। ये जो अंडा, दूध, गेहूँ है, इन तीनों से ज़्यादा मछली में प्रोटीन पाया जाता है। इस पदार्थ के ऑक्सीकरण से सर्वाधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है? तो वसा से। वसा के ऑक्सीकरण से सर्वाधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है, ठीक है। 1 ग्राम वसा के ऑक्सीकरण से कितने कैलोरी ऊर्जा मिल जाती है? लगभग 9.3 कैलोरी। 1 ग्राम वसा के ऑक्सीकरण से 9.3 कैलोरी ऊर्जा मिलती है, ठीक है। शरीर में कौन सा जल का कार्य नहीं है? तो देखो जल क्या क्या करता है। यह एक आदर्श विसर्जन का माध्यम है। स्वयं जल में चक्रगति होती है, और जल स्वयं एक मेटाबॉलिक पदार्थ का भी कार्य करता है। और जल कौन सा कार्य नहीं करता? जल ये नहीं करता। जल अम्ल क्षार संतुलन में निष्क्रिय भूमिका का निर्वहन करता है। निष्क्रिय भूमिका नहीं, सक्रिय भूमिका निर्वहन करता है, ठीक है। प्रोटीन के निर्माण में किस तत्व की आवश्यकता होती है? नाइट्रोजन की। प्रोटीन के निर्माण में किस तत्व की आवश्यकता होती है? नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। प्रोटीन के निर्माण में नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। फिर है होमोग्लोबिन तथा साइटोक्रोम का घटक क्या है? आयरन। होमोग्लोबिन तथा साइटोक्रोम का घटक क्या है? आयरन। यदि कोई व्यक्ति केवल दूध, अंडे और रोटी पर गुजारा करे तो उनमें कौन सा रोग हो सकता है? तो उसमें स्कर्वी रोग हो सकता है। अगर केवल कोई व्यक्ति दूध, अंडा और रोटी खाए तो उसको स्कर्वी रोग हो सकता है। रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक विटामिन क्या है? नेफ्थोक्विनोन। रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक विटामिन है नेफ्थोक्विनोन, ठीक है। विटामिन ए का उत्कृष्ट स्रोत क्या है? धनिया पत्ती। देखो गाजर में भी होता है, पकाम में भी होता है विटामिन, लेकिन गाजर, पकाम और पेठा में सबसे अच्छा स्रोत क्या है विटामिन ए का? वो धनिया की पत्ती है, ठीक है। फिर विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? देखो संतरा, कागदी, नींबू, कमरख, इनमें सब में अच्छा सबसे स्रोत क्या है? सर्वोत्तम ना, तो आंवला है। कौन है? आंवला। थायमिन का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? अब देखो ये दिया है, इसमें काजू है सर्वोत्तम, तो सबसे अच्छा स्रोत थायमिन क्या है? काजू। इसमें अखरोट में भी है, बादाम में भी, बेल में है, लेकिन सर्वोत्तम स्रोत क्या है? काजू है, ठीक है। इनमें देखो अखरोट, बादाम, बेल, इनमें सबसे अच्छा जो थायमिन का स्रोत है वो क्या है? काजू है। सर्वाधिक कार्बोहाइड्रेट किस खाद्यान्न में पाया जाता है? तो गेहूँ, चावल, ज्वार सब में पाया जाता है, लेकिन सर्वाधिक जो है मक्का में पाया जाता है। इनमें से किस रूप में विटामिन बी, ठीक है, किस रूप में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कार्य करते हैं? तो सह एंजाइम के रूप में कार्य करते हैं। विटामिन बी सह एंजाइम के रूप में कार्य करते हैं। मध्यम वसा बनती है ग्लिसरॉल एवं वसी अम्ल से। मध्यम वसा किससे बनती है? ग्लिसरॉल एवं वसी अम्ल से बनती है। फिर इनमें से किसमें सुक्रोज शर्करा पाई जाती है? तो गन्ना में। सुक्रोज शर्करा कहाँ पाई जाती है? गन्ना में। शहद, दूध और नारंगी और गन्ना, तो सुक्रोज शर्करा इन चारों में से किसमें पाई जाती है? गन्ना में। कौन सा कार्बोहाइड्रेट मोनोसैकेराइड है? तो ग्लूकोज, ठीक है। जो है ग्लूकोज जो है मोनोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। फिर मानव शरीर में अनिवार्य अमीनो अम्लों की संख्या कितनी है? 10। मानव शरीर में जो अनिवार्य अमीनो अम्ल है वो कितनी है? 10 हैं। लंबे समय तक
निकोटिनिक अम्ल की कमी से हो सकने वाला रोग कौन सा है? पेलाग्रा। अगर लंबे समय तक कोई व्यक्ति निकोटिनिक अम्ल की कमी से ग्रसित रहेगा उसको पेलाग्रा हो जाएगा। हमारे रक्त में उपस्थित सामान्य शर्करा होती है ग्लूकोज के रूप में। कैसे होती है? ग्लूकोज के रूप में। हमारे रक्त में उपस्थित सामान्य शर्करा होती है ग्लूकोज के रूप में। इनमें से कौन पदार्थ मीठा है लेकिन वो शर्करा नहीं? मीठा है लेकिन शर्करा नहीं है, वो कौन सा है? सैकरीन। ठीक है, सैकरीन बहुत मीठा होता है लेकिन ये शर्करा नहीं होता है। ग्लूकोज, सुक्रोज, माल्टोज की श्रेणी का पदार्थ इनमें से कौन सा है? जिस जो ग्लूकोज भी हो, सुक्रोज भी हो, माल्टोज भी हो, इन तीनों श्रेणी का कौन सा पदार्थ है? स्टार्च। ठीक है, ग्लूकोज, सुक्रोज, माल्टोज की श्रेणी का पदार्थ कौन है? स्टार्च है। फिर नंबर 51 क्वेश्चन पे आ गए हम। मानव के शरीर में जल की प्राप्ति सामान्यतः पीने के अतिरिक्त और किस प्रक्रिया से होती है? ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से। कैसे होती है? जल जो हम पीते हैं उससे तो मिलता ही है, और दूसरी क्रिया का जिससे जल मिलता है शरीर को, तो ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से मिलता है। किस विटामिन की कमी से रक्त क्षीणता का रोग होता है? तो ये B12, B6, फोलिक अम्ल समूह, इन सभी के विटामिन की कमी से रक्त क्षीणता का रोग हो जाता है। B12, B6 और फोलिक अम्ल समूह। ठीक है, जहाँ कैरोटीन से विटामिन ए का संश्लेषण होता है तो उसे क्या कहते हैं? यकृत कहते हैं। कैरोटीन से विटामिन ए का संश्लेषण कहाँ पर होता है? यकृत में होता है। प्रोटीन के जल अपघटन बंधों को क्या कहते हैं? पेप्टाइड कहते हैं। प्रोटीन के जल अपघटन बंधों को क्या कहते हैं? पेप्टाइड कहते हैं। चिकित्सीय भाषा में गोल्डन आवर किसका संबंध है? गोल्डन आवर से चिकित्सीय भाषा में गोल्डन आवर का संबंध जो है हृदयघात से है। हृदयघात से, हार्ट अटैक से है। ठीक है, ग्लाइकोजन किसका पॉलीमर है? ग्लूकोज का। ग्लाइकोजन किसका पॉलीमर है? ग्लूकोज का। लैक्टोज की सर्वाधिक प्रतिशत मात्रा किसके दूध में पाई जाती है? मानव माता के दूध में। ठीक है, मानव माता के दूध में लैक्टोज की सर्वाधिक प्रतिशत मात्रा पाई जाती है। प्रोटीन में आवश्यक रूप से होते हैं, क्या होते हैं? कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। ठीक है, प्रोटीन में आवश्यक रूप से क्या पाया जाता है? कार्बन पाया जाता है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन पाया जाता है। किस विटामिन की अनुपस्थिति से शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है? विटामिन डी की अनुपस्थिति से। अगर विटामिन डी नहीं है तो ठीक है, तो कैल्शियम की कमी हो जाएगी। हमारे भोजन में संरक्षात्मक खाद्य पदार्थ कौन से हैं जो हमारे शरीर की रक्षा करते हैं? ठीक है, सुरक्षा करते हैं। वो कौन से पदार्थ हैं हमारे भोजन में? वो विटामिन और खनिज होते हैं जो हमारे शरीर की विटामिन और खनिज हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। ठीक है, घटते हुए क्रम में मानव शरीर में विद्यमान प्रमुख तत्व, मतलब घटते क्रम में मानव शरीर में जो तत्व विद्यमान होते हैं उनको हमें सही करना है। तो सबसे ज़्यादा होता है कैल्शियम, फिर इससे कम होता है फास्फोरस, फिर इससे कम गंधक, फिर इससे कम पोटेशियम, या इसके कम सोडियम। तो सोडियम, ठीक है, सबसे ज़्यादा कौन होता है? कैल्शियम, पीछे भी पढ़े हैं। इसके बाद फास्फोरस, फिर गंधक, फिर पोटेशियम, फिर सोडियम सबसे कम होता है। मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन कौन सा है? विटामिन ए। ठीक है, मानव के शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन कौन सा है? विटामिन ए। ठीक है, मानव शरीर में संक्रमण को रोकता है। समझ गए? तो पूछे अगर कौन है तो वो विटामिन ए होगा हमारा। ठीक, उसके बाद है किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है? तो विटामिन डी को हार्मोन माना जाता है। किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है? विटामिन डी को हार्मोन माना जाता है। किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है? विटामिन डी को हम क्या करते हैं? हार्मोन मानते हैं। ठीक है, उसके बाद ये सब क्वेश्चन बहुत पूछे भी गए हैं, दोबारा भी आ सकते हैं। किस तत्व की कमी से घींघा रोग हो जाता है? आयोडीन कमी से। मनुष्य की प्रतिदिन कितनी मात्रा में आयोडीन मिलनी चाहिए? तो लगभग 80 मिलीग्राम। तो मनुष्य को प्रतिदिन कितनी मतलब आयोडीन मिलनी चाहिए? तो 80 मिलीग्राम मिलनी चाहिए। निम्न में से कौन सी प्रोटीन मूत्र निर्माण में सहायक होती है? मूत्र निर्माण में प्रोटीन एल्बुमिन सहायक होती है। एल्बुमिन, ठीक है। एंटीबायोटिक क्या होता है? किसी सूक्ष्म जीव द्वारा संश्लेषित रसायन जो अन्य सूक्ष्म जीवों से रक्षा करता है उसको क्या कहते हैं? एंटीबायोटिक कहते हैं। ठीक है, ये भी किसी न किसी जीव से ही, सूक्ष्म जीव से ही बनाया जाता है। शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है प्रोटीन से। किससे होता है? प्रोटीन से निर्माण होता है। मनुष्य में एफ्लोटॉक्सिन खाद्य विषाक्तता द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो यकृत। ठीक है, एफ्लोटॉक्सिन खाद्य विषाक्तता हो जाए जो, तो उससे हमारा कौन सा अंग प्रभावित होगा? यकृत प्रभावित होगा। कौन सा अंग? यकृत प्रभावित होगा। क्लोरोमाइसेटिन ये क्या है? एक प्रतिजीवाणुक है। क्लोरोमाइसेटिन क्या है? प्रतिजीवाणुक है। इनमें से सबसे मीठी शर्करा कौन सी है? फ्रुक्टोज सबसे मीठी शर्करा होती है। निम्नलिखित में किस कोशिका, अब किन में सबसे होती है? सुक्रोज, ग्लूकोज और माल्टोज में सबसे मीठी कौन सी होती है? फ्रुक्टोज होती है। निम्नलिखित, अगला क्वेश्चन देखें तो निम्नलिखित में से किस कोशिका से इंसुलिन स्रावित होता है? तो बीटा कोशिका से। तो इंसुलिन स्रावित होता है बीटा कोशिका से। जो अल्फा कोशिका, तंत्रिका कोशिका, डेल्टा कोशिका, इनमें बीटा कोशिका से इंसुलिन का स्रावण होता है। उसके बाद अब 73 क्वेश्चन पे आ गए। निम्नलिखित में कौन सा, ठीक है, सुमृत नहीं है। तो देखो इसमें ये नहीं सुमृत था क्योंकि राइबोफ्लाविन से दिया है बेरी, तो गलत है। राइबोफ्लाविन से जो है क्लोसिस रोग होता है।
ठीक है। और बेरी थायमिन B1, मतलब विटामिन B1 को ही थायमिन विटामिन कहते हैं, तो इसकी कमी से बेरी होता है, B1 की कमी से। और ये B2 जिसको G भी कहते हैं, इसी को ही राइबोफ्लेविन कहते हैं, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? क्लोसिस होता है। और देखो कैल्सीफेरॉल डी से, विटामिन डी से कौन सा रोग होता है? अस्थि रूढ़ता होता है। और नियासिन B3 जिसे PP भी बोलते हैं, जिसे पेलाग्रा या चर्मदाह जिसे कहते हैं रोग हो जाता है। कोबाल इमीन B12 से क्या होता है? संघातिक रक्त अल्पता हो जाता है, ठीक, रक्त की कमी हो जाती है। निम्नलिखित में, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक पर रोक नहीं है जिससे एथलीटों द्वारा प्रदर्शन सुधारक पदार्थ के रूप में उपयोग लाया जाए? तो देखो, मतलब एथलीट जो है, हमारे खिलाड़ी जो हैं, वो इस चीज़ का प्रयोग कर सकते हैं, इस पर कोई रोक नहीं है, जिससे उनका प्रदर्शन अच्छा होगा, तो वो है इरिथ्रो, ठीक है, इरिथ्रोपोइटिन। कौन सा है? इरिथ्रोपोइटिन पर रोक नहीं है, खिलाड़ी इसका यूज करके अपने प्रदर्शन को सुधार सकते हैं। अल्फा क्रोटीन एक प्रोटीन है जो उपस्थित रहता है चर्म में। अल्फा क्रोटीन एक प्रोटीन है, कहाँ उपस्थित रहता है? चर्म में। शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर भंडारित रहता है, कहाँ पर? यकृत में, ठीक है, ठीक है, कहाँ भंडारित रहता है? यकृत में, ठीक। अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित हो जाता है, फिर वो कहाँ भंडारित रहता है? यकृत में। निम्न में से किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो B12 में कोबाल्ट होता है। किसमें कोबाल्ट होता है? B12 में। हमारे शरीर में अम्लीयता तथा क्षारकता के बीच जो तत्व संतुलन बनाए रखता है उसे हम फास्फोरस कहते हैं। हमारे शरीर में अम्लीयता और क्षारकता, ठीक है, के बीच में जो तत्व संतुलन बनाए रखता है उसको फास्फोरस कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस उत्प्रेरक का उपयोग वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण के लिए किया जाता है? तो निकिल का, ठीक है। निम्नलिखित में किस उत्प्रेरक का उपयोग वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण के रूप में किया जाता है? ठीक है, हाइड्रोजनीकरण के लिए किया जाता है, मतलब उत्प्रेरक का काम करे, निकिल का, ठीक है। तो निकिल का उत्प्रेरक करते हैं ना, वनस्पति तेलों को जब हाइड्रोजनीकरण किया जाता है तो इस क्रिया को तेज करने के लिए हम उत्प्रेरक के रूप में क्या करते हैं? निकिल का प्रयोग करते हैं। आहार उत्पादों के विक्रय में जुटी एक कंपनी यह विज्ञापित करती है कि उसके उत्पादों में ट्रांस वसा की ट्रांसफैट नहीं होती है, ठीक है। तो उसके इस अभियान का, ठीक है, उपभोक्ताओं के लिए क्या अभिप्राय है ना? कोई अगर कंपनी लिख रही है अपने पैकेट में कि ट्रांसफैट नहीं, तो इससे मतलब उपभोक्ताओं को क्या फ़ायदा होगा? तो समझ, उससे तीनों फायदे होंगे, 1 2 3। क्या कि अगर किसी उत्पाद में ट्रांसफैट नहीं, तो इसका मतलब है कि कंपनी के आहार उत्पाद हाइड्रोजनीकृत तेलों से निर्मित नहीं किए गए हैं। किस तेलों से निर्मित नहीं किए गए हैं? हाइड्रोजनीकृत तेलों से निर्मित नहीं किए गए हैं। कंपनी के आहार उत्पाद पशु उत्पन्न वसा तेलों से भी निर्मित नहीं किए गए हैं। कंपनी के द्वारा प्रयुक्त तेल संभवतः उपभोक्ताओं के हृदय वाहिकाओं के स्वास्थ्य को क्षति नहीं पहुंचाएगा, मतलब जो हृदय वाहिकाएँ हैं उनको क्षति नहीं पहुंचेगी, ठीक है। तो ये है ट्रांसफैट ना होने से। अगला क्वेश्चन है 81 क्वेश्चन नंबर कि निम्नलिखित में किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता? तो विटामिन ए का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है, ठीक है। ये कथन है और कारण दिया है, देखना है। यदि कोई व्यक्ति हरी सब्जियां खाना बंद कर दे तो उसे रतौंधी हो जाएगी, कथन है, मतलब हरी सब्जी ना खाओ रतौंधी हो ही जाएगी, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक। तो ये गलत हो जाएगा। उसमें विटामिन ए की कमी हो जाएगी, हाँ, विटामिन ए की कमी हो सकती है, तो ये आर सही है लगभग। आहार में नियमित रूप से ताज़े फल और सब्जियां ग्रहण करना वांछनीय है क्योंकि ये ऑक्सीकरण रोधी हैं। ऑक्सीकरण मतलब एंटीऑक्सीडेंट होते हैं ना, एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, ये ऑक्सीकरण रोधी होते हैं, तत्वों के अच्छे स्रोत हैं। ऑक्सीकरण रोधी तत्वों के अच्छे स्रोत हैं। ऑक्सीकरण रोधी तत्व व्यक्ति के स्वस्थ बने रहने और दीर्घायु होने में किस प्रकार सहायक सिद्ध होते हैं? तो ये क्या करते हैं? ये शरीर में चयापचय के उत्पादों के रूप में उत्पन्न मुक्त मूलकों को निष्क्रिय बनाते हैं, जो हानिकारक होते हैं, ठीक है, मूलक, उनको क्या है? ये निष्क्रिय कर देते हैं, ठीक है। ये शरीर में जब चयापचय के द्वारा जो उत्पादों के रूप में उत्पन्न, ठीक है, उपोत्पाद जो होते हैं ना, जब हमारे शरीर के अंदर चयापचय की प्रक्रिया होती है उसमें कुछ उपोत्पाद उत्पन्न होते हैं, ठीक है। तो जो इनको क्या करते हैं? ये निष्क्रिय करते हैं, ठीक है, ऑक्सीकरण रोधी तत्व जो फलों में होते हैं, इसलिए। अब देखो इनको मिलाना है, तो इसमें जैसे कुछ विटामिन है उनसे होने वाले रोग या उनका सब रासायनिक नाम भी दिया है, जैसे विटामिन सी, तो जानते हो इससे विटामिन सी से क्या हो? कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है, ठीक। विटामिन ए, ठीक है, तो विटामिन ए से कौन सा रोग हो जाता है? ठीक है, यहाँ तो विटामिन ए का रासायनिक नाम दिया है रेटिनॉल। कौन सा विटामिन ए का रासायनिक नाम? ठीक है, तो रेटिनॉल रासायनिक नाम है ए का, ठीक है। अगर विटामिन डी देखें तो विटामिन डी को हम रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैल्सीफेरॉल। और विटामिन B12 तो इसको
साइनोकोबैलामीन बोलते हैं, साइनोकोबैलामीन बोलते हैं, B12 को साइनोकोबैलामीन बोलते हैं। विटामिन ई से देखें तो इसे बंधता रोग हो जाता है, बंधता रोग, ठीक है, मतलब जिसको विटामिन ई कमी होती है तो उसको बच्चे होने में दिक्कत होती है, ठीक है। विटामिन के की कमी से क्या हीमोफीलिया हो जाता है। विटामिन एच से बालों का झड़ना शुरू, कमी से विटामिन बालों का झड़ना शुरू हो जाता है। और B1, ठीक है, B1 से क्या हो जाता है, को हम का रासायनिक नाम है थायमीन, B1 विटामिन का रासायनिक नाम क्या है, थायमीन। और B5 की कमी से क्या हो जाता है, प्लाग्रा हो जाता है, प्लाग्रा रोग हो जाता है। तो ये मिला लिया हमने, ठीक है। तो इसको एक बार पॉज करके देख लेना, ठीक है, तो अच्छे से आपका ये तैयार हो जाएगा, क्योंकि खूब पूछता है क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा वाली किताब से, ठीक है। स्थानीय पीड़ा की उत्पत्ति में, ठीक है, इनमें से किसकी विशेष भूमिका होती है। तो स्थानीय पीड़ा की उत्पत्ति में किसकी विशेष भूमिका होती है, तो प्रोस्टाग्लैंडिस की भूमिका होती है। जीव कोशिकाओं में जल को छोड़कर संख्या और विविधता में सबसे अधिक अणु किसके होते हैं, प्रोटीन्स के। जीव कोशिकाओं में जल को छोड़कर, अगर जल को छोड़ दे जीव कोशिकाओं में, तो सबसे ज़्यादा विविधता किसके अणुओं की होती है, तो वो प्रोटीन्स की होती है। एक सजीव कोशिका तथा एक मृत व सूखी कोशिका के भार का क्रमशः कितना प्रतिशत प्रोटीन के कारण होता है, तो 14% और 50% से, ठीक है। एक सजीव कोशिका था, एक मृत सूखी कोशिका में। सजीव कोशिका में, ठीक है, अगर कोशिका में देखें मतलब कितना प्रतिशत होता है प्रोटीन का, ठीक है, 14%। और सूखी कोशिका, मृत एवं सूखी कोशिका में 50% होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। काइटिन मुख्यतः कहाँ पाया जाता है, कीटों तथा अन्य अर्थोपोड जंतुओं के बाह्य कंकाल में। काइटिन कहाँ पाया जाता है, कीटों तथा अन्य अर्थोपोड जंतुओं के बाह्य कंकाल में पाया जाता है। इनमें से कौन सी प्रोटीन के अणु तंतुवत नहीं होते हैं, मायोग्लोबिन के। किस प्रोटीन के अणु तंतुवत नहीं होते हैं, मायोग्लोबिन के, ठीक है। कौन सी प्रोटीन के अणु तंतुवत होते हैं, तो जिसके तंतुवत होते हैं वो है मायोसिन, फाइब्रोनोजन, इलास्टिन। इन सभी के तंतु जो हैं जो अणु तंतुवत होते हैं, मायोसिन, फाइब्रोनोजन, इलास्टिन। और किसके तंतुवत नहीं होते हैं, तो मायोग्लोबिन के तंतुवत नहीं होते हैं, ध्यान रखना, पूछ सकता है। इनमें से किस तत्व के परमाणु कार्बनिक अणुओं के रेखीय या चक्रीय अवलंबन ढांचे बनाते हैं, तो कार्बन के चक्रीय अवलंबन ढांचे बनाते हैं। तो किस कार्बनिक अणु के, वो कार्बन के। लगभग कितने तत्व जीव पदार्थ के संयोजन में भाग लेते हैं, लगभग 30 तत्व जीव पदार्थ के संयोजन में भाग लेते हैं। इनमें से ऑक्सीजन के परमाणु सबसे कम किस में होते हैं, लिपिड्स में। लिपिड्स में ऑक्सीजन के परमाणु सबसे कम होते हैं। सामान्य वसा के अणुओं के संश्लेषण में कौन से रासायनिक बंध बनते हैं, एस्टर बंध बनते हैं। एस्टर बंध, कौन से बंध बनते हैं, एस्टर। जंतुओं में कौन सा पॉलीसैकेराइड्स आरक्षित ईंधन का काम करता है, ग्लाइकोजन। कौन सा, ग्लाइकोजन। जंतुओं में कौन सा पॉलीसैकेराइड आरक्षित ईंधन का काम करता है, ग्लाइकोजन करता है। हमारे शरीर में लगभग कितना प्रतिशत भाग जल होता है, लगभग 57% भाग जल का होता है। ऐसे प्रोटीन की प्रचुरता वाले खाद्य पदार्थों में उपस्थित एमिनो अम्ल टायरोसिन के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन एक सही नहीं है, तो कौन सा ऐसा नहीं है कि है, देखो प्रोटीन तो इसमें सही क्या है, यह ऊर्जा के स्तर को बढ़ाने में सहायता करता है, यह भावनात्मक और पर्यावरणीय दबावों को का सामना कर सकता है, यह उदासी से लड़ सकता है। ये अब देखो गलत ये है, यह बुढ़ापे के लिए उत्तरदायी मुक्त मुल्कों के विरुद्ध रक्षा कर सकता है। मतलब ऐसा भी कोई तत्व नहीं है कि वो बुढ़ापे के जो लक्षण हों, जो मतलब जो तत्व बुढ़ापा के लक्षण पैदा करते हैं उम्र बढ़ने के साथ, तो उनको ख़त्म ही कर दे, ठीक है। तो ऐसा कोई काम ये नहीं करता है, ठीक है, प्रोटीन, ठीक है। तो इसलिए ये गलत है। मानव शरीर में अधिकतम मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा होता है, वो अभी कैल्शियम होता है, पढ़ा हमने। पेप्सिन होता है, एंजाइम होता है, पेप्सिन एंजाइम होता है। किनके अणु प्रोटीन अणुओं के पाचन के अंतिम उत्पादन, ठीक है, और इनकी रचनात्मक इकाइयाँ होती हैं अमीनो अम्ल ना। किनके अणु प्रोटीन अणुओं के पाचन के अंतिम उत्पादन और इनकी रचनात्मक इकाइयाँ होती हैं, तो वो अमीनो अम्ल है। ट्रिप्सिन बदलता है प्रोटीन्स को पेप्टोन्स में। ट्रिप्सिन क्या करता है, प्रोटीन्स को, ठीक है, पेप्टोन्स में बदलता है। ट्रिप्सिन प्रोटीन को पेप्टोन्स में बदलता है। फिर बिलीरुबिन तथा बिलबर्डिन कहाँ पाए जाते हैं, पित्त में। बिलीरुबिन तथा बिलबर्डिन कहाँ पाए जाते हैं, पित्त में पाए जाते हैं। विटामिन होते हैं आवश्यक कार्बनिक यौगिक जिनका संश्लेषण शरीर में नहीं होता है। विटामिन क्या होते हैं, ये आवश्यक कार्बनिक यौगिक होते हैं जिनका संश्लेषण शरीर में नहीं होता है, ठीक है। डीएनए अणु के संयोजन में भाग कौन कौन से लेते हैं, ये पेंटोस शर्करा, फास्फोरिक अम्ल, पिरिमिडीन्स तथा प्यूरिन्स, ये सब डीएनए के संयोजन में भाग लेते हैं। कौन, पेंटोस शर्करा, फास्फोरिक अम्ल, पिरिमिडीन्स और प्यूरिन्स। फिर ट्रिप्सिन ऐसा एंजाइम होता है जो कि ग्रहणी में क्षारीय माध्यम में प्रोटीन्स को तोड़ता है। तो ट्रिप्सिन का क्या काम है, ग्रहणी में क्षारीय माध्यम में
प्रोटीन्स को तोड़ने का काम करता है ये। पित्त का प्रमुख कार्य है पाचन के लिए वसा का इमल्सीकरण। पित्त का प्रमुख कार्य क्या है? पाचन के लिए वसा का इमल्सीकरण, ये पित्त का प्रमुख कार्य है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 107, वह अंग जिसमें प्रोटीन्स का पाचन पूरा होता है आंत में। प्रोटीन का पाचन कहाँ पूरा होता है? आंत में पूरा होता है। किस रूप में पची हुई प्रोटीन्स का शरीर में संचरण होता है? तो अमीनो अम्ल के रूप में संचरण होता है। कौन सा पदार्थ शरीर की वृद्धि और नई कोशिकाओं के निर्माण के लिए सबसे अधिक आवश्यक होता है? तो शरीर की वृद्धि और नई कोशिकाओं के निर्माण में कौन सा आवश्यक सबसे ज़्यादा? तो वो प्रोटीन्स है। ठीक है, आंतरिक एपिथेलियम द्वारा स्रावित हार्मोन कोलिसिस्टोकाइनिन का कार्य करता है। तो आंतरिक एपिथेलियम द्वारा स्रावित हार्मोन कोलिसिस्टोकाइनिन का कार्य करता है। तो वो कौन सा हार्मोन है? पित्ताशय के संकोचन का प्रेरण और अग्नाशय रस के स्रवण का प्रेरण, ये दोनों कार्य करते हैं। ठीक है, पित्ताशय के संकोचन का प्रेरण और अग्नाशय रस के स्रवण का प्रेरण, ये दोनों कार्य कौन करते हैं? आंतरिक एपिथेलियम द्वारा स्रावित हार्मोन कोलिस्टोकाइनिन का ये कार्य है। कोलिस्टोकाइनिन कौन सा कार्य करता है? पित्ताशय के संकोचन का प्रेरण, ठीक है, अग्नाशय रस के स्रवण का प्रेरण, ये कोलिस्टोकाइनिन काम करता है। ठीक है, लार का टाइलिन एंजाइम किस माध्यम में क्रियाशील होता है? तो हल्के अम्लीय में। हल्के अम्लीय माध्यम होगा तो उसमें लार का टाइलिन एंजाइम क्रियाशील रहेगा। अमाशय की दीवार का पेशी संकुचन कहलाता है पेरिस्टालसिस। क्या कहलाता है? पेरिस्टालसिस। ठीक है, ये अमाशय की दीवार का पेशी संकुचन क्या कहलाता है? पेरिस्टालसिस, याद रखना। इन्वर्टेज एंजाइम किस में बदल देता है? ठीक, इन्वर्टेज एंजाइम किसे और किस में बदल देता है? तो इन्वर्टेज एंजाइम जो है सुक्रोज को ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज में बदल देता है। इन्वर्टेज एंजाइम सुक्रोज को ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज में बदल देता है। अमाशय में भोजन के जीवाणुओं को नष्ट कौन करता है? HCl। ठीक है, तो ये HCl क्या करता है? जो हम लोग भोजन खाते हैं उसमें जो जीवाणु होते हैं उनको नष्ट कर देता है, इससे भोजन सड़ता नहीं बल्कि पचता है। ठीक है, HCl ना हो तो भोजन सड़ जाएगा, नुकसान भी करेगा। तो HCl काम करता है, ये जो जीवाणुओं को नष्ट करता है। किसके द्वारा ट्रिप्सोनोजन एंजाइम का स्रवण होता है? अग्नाशय के द्वारा। ट्रिप्सोनोजन एंजाइम का स्रवण किसके द्वारा होता है? अग्नाशय के द्वारा। पाचन क्या होता है? तो विसरणशील भोजन कण अपने विसरणशील घटकों में टूटते हैं। तो पाचन में क्या होता है? विसरणशील भोजन के जो कण हैं वो अपने विसरणशील घटकों में टूट जाते हैं। मनुष्य की आंत में अवशोषित वसी अम्ल एवं मोनोसैकराइड्स रुधिर में पहुंचने से पहले कहाँ पहुंचते हैं? तो लसिका वाहिनी पहुंचते हैं। ठीक, मनुष्य के आंत में अवशोषित वसी अम्ल एवं मोनोसैकराइड्स रुधिर में पहुंचने से पहले कहाँ पहुंचते हैं? तो लसिका वाहिनियों में पहुंचते हैं। एस्टर बंधों को टूटने पर किसका पाचन होता है? एस्टर बंधों के टूटने पर किसका पाचन होता है? तो वसा का। एस्टर बंधों के टूटने पर वसा का पाचन होता है। ठीक है, अस्थायी दांतों की कुल कितनी संख्या होती है? 20। अस्थायी दांत जो मतलब आके फिर टूट जाते हैं, उनकी संख्या 20 होती है। स्थायी दांतों का क्रम मध्य से पार्श्व, तो ये बीच में, उसके बाद इसके किनारे की तरफ कौन सा क्रम है? तो देखो, मध्य में 2 इंसाइजर मिलेंगे, फिर इनके बाद 1 कैनाइन मिलेगा, फिर 2 पॉलीमर हैं, फिर 3 मोलर हैं। मध्य में 2 इंसाइजर, फिर 1 केनाइन, फिर 2 पॉलीमर, फिर 3 मोलर मिलेंगे। ठीक है, ठीक है, इनका ठीक है, अगर सार्ट्रिक हम बनाएं तो इंसाइजर, कैनाइन, ठीक है, और प्री मोलर और मोलर बना लेना अपने आप। ठीक है, ग्रसनी में, ठीक है, ग्रसनी में दोनों और गलतुंडिका के स्तंभों के मध्य में लसिका ऊतक का पिंड होता है जो कहलाता है टॉन्सिल। क्या कहलाता है? टॉन्सिल। ग्रसनी में दोनों और, ठीक है, ग्रसनी में दोनों और गलतुंडिका के स्तंभों के मध्य लसिका ऊतक का पिंड होता है जो क्या कहलाता है? टॉन्सिल कहलाता है। ठीक है, जो हमारे ये गले में ना होता है, कभी सूज जाता है तो गला दर्द करता है तो हम गर्म पानी का काढ़ा बना के पीते हैं, तो वो टॉन्सिल है। कौन है? टॉन्सिल। पोषण नाल प्रारंभ कहाँ से होता है? ये मुख से। पोषण नाल कहाँ से प्रारंभ होता है? मुख से। ठीक है, पोषण नाल। अभी देखो, स्मृत करना है तो देखो, पेप्सिन क्या है? ये पेप्सिन है, प्रोटीन के पेप्टोन में बदलता है। पेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है। पीछे भी नहीं पढ़े थे ना, पेप्सिन प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है। उसके बाद रेनिन क्या है? ठीक है, रेनिन क्या है? ये रेनिन क्या करता है? कैसिनोजन प्रोटीन से कैसिन में बदलता है। ठीक है, रेनिन क्या करता है? कैसिनोजन प्रोटीन से कैसिन में। फिर ये ग्रहणी क्या है? तो ग्रहणी तुम्हारी वही है, क्या है तुम्हारा? विपरीत है, छोटी आंत का आरंभ है ग्रहणी, छोटी आंत का आरंभ है। और पेप्टोन क्या है? पेप्टोन क्या है? अमीनो एसिड से बने सरल घुलनशील पदार्थ हैं। पेप्टोन क्या है? अमीनो एसिड से बने सरल घुलनशील पदार्थ हैं। फिर आगे देखें, कशेरुकियों के अमाशय में मुख्यतः किसका पाचन होता है? प्रोटीन्स का। कशेरुकियों के अमाशय में मुख्यतः किसका पाचन होता है? प्रोटीन्स का। आंत में पहुँचते ही भोजन का मिश्रण सबसे पहले किस तरल में
किस तरल में होता है? तो अग्नाशयी रस में। आंत में पहुँचते ही भोजन का मिश्रण सबसे पहले किस तरल में होता है? तो अग्नाशय रस में। देखो लाइपेज क्या है? ये वसा विघटक एंजाइम है। लाइपेज क्या है? वसा विघटक एंजाइम है। ट्रिप्सिन क्या है? ये प्रोटीन का पाचन करता है। एमाइलेज क्या है? ये कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। इरेप्सिन क्या है? ये पॉलीपेप्टाइडों के अमीनो अम्ल में होता है। ठीक है, इरेप्सिन कहाँ होता है? पॉलीपेप्टाइडों के अमीनो अम्ल में पाया जाता है इरेप्सिन। ठीक है, इरेप्सिन। तो लाइपेज क्या करता है? वसा विघटक एंजाइम। लाइपेज क्या है? वसा विघटक एंजाइम है। ट्रिप्सिन क्या है? ये प्रोटीन का पाचन करता है। ठीक है, एमाइलेज क्या है? एमाइलेज क्या है? कार्बोहाइड्रेट का पाचन है। ठीक है, और इरेप्सिन क्या है? पॉलीपेप्टाइडों को अमीनो अम्ल में। ठीक है, इरेप्सिन क्या है? पॉलीपेप्टाइडों को अमीनो अम्ल में बदलता है। ठीक है, उसके बाद जहाँ वसाओं कार्बोहाइड्रेट तथा प्रोटीन का पाचन पूर्ण होता है, वो कहाँ पूर्ण होता है? वसाओं कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का पाचन तो छोटी आंत में पूर्ण होता है। पचे हुए पोषक पदार्थों का अवशोषण मुख्यतः होता है छोटी आंत में। पचे हुए पोषक पदार्थों का अवशोषण होता है छोटी आंत में, मुख्यतः होता है मतलब छोटी आंत में। कौन सा पदार्थ पाचन एंजाइम नहीं है? तो एंटेरोगैस्ट्रोन नहीं है। एंटेरोगैस्ट्रोन पाचन एंजाइम नहीं। ये एंटेरिकाइनेज, ट्रिप्सिन्स, एमाइलेज, एंटेरिकाइनेज, ट्रिप्सिन्स, एमाइलेज ये सब पाचन हैं। कौन है? पाचन एंजाइम है। और ये एंटेरोगैस्ट्रोन क्या है? पाचन एंजाइम नहीं है। ये क्या है? ये गैस्ट्रिक स्राव एवं पेट की गतिशीलता को रोकता है। और ये इसके एंटीरोगैस्ट्रो हार्मोन के बारे में क्वेश्चन दिया। देखो इनमें से कौन सा पदार्थ एंजाइम नहीं, आगे क्वेश्चन मिलेगा अभी ना, इनमें से कौन सा पदार्थ एंजाइम नहीं होता है? तो माल्टोज नहीं होता है। तो ये माल्टोज भी एंजाइम नहीं है। एमाइलेज, सुक्रेज और यूरेज ये सब एंजाइम है। माल्टोज एंजाइम नहीं है। माल्टोज एंजाइम नहीं है। ठीक है, अमाशय स्त्रावण का अवरोधन करने वाला पदार्थ देखो ना, अमाशय स्त्रावण का अवरोधन करने वाला पदार्थ कौन है? ये एंट्रोगैस्ट्रोन है। यही ठीक है, एंट्रोगैस्ट्रोन है। ठीक है, एंट्रोगैस्ट्रोन एक यहाँ पर एंटीरोगैस्ट्रोन ये सब एक ही है। हिंदी में थोड़ा थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक होती है इन लोगों से। ठीक है, एस्ट्रोगैस्ट्रोन ही है जो अमाशयी स्त्रावण, जिसको हम गैस्ट्रिक कहते हैं इंग्लिश में, स्त्रावण का अवरोधन करने वाला पदार्थ है। ये यहाँ लिख दिया था। ठीक है, इनमें से कौन सा पदार्थ प्लाज्मा प्रोटीन नहीं है? तो हैपरीन नहीं है। हैपरीन कौन सा? हैपरीन नहीं है। ये प्लाज्मा प्रोटीन नहीं है हैपरीन। तो बाकी प्लाज्मा प्रोटीन कौन है? एल्यूमिन, प्रोथ्रम्बिन और फाइब्रिनोजन ये प्लाज्मा प्रोटीन है। कौन से? फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रम्बिन और एल्यूविन ये क्या है? प्लाज्मा प्रोटीन है। और ये हैपरीन ये प्लाज्मा प्रोटीन नहीं है। शक्कर को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में हाइड्रोलाइज करने वाले किण्वक हैं। कौन है? इन्वर्टेज। शक्कर को ग्लूकोज में फ्रक्टोज में हाइड्रोलाइज करने वाले किण्वक का नाम क्या है? इन्वर्टेज। जिस बीमारी में रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है उसका नाम क्या है? डायबिटीज मेलिटस। जिस बीमारी में रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है उसे क्या कहते हैं? डायबिटीज मेलिटस। दूध को पचाने के लिए आवश्यक एंजाइम रेनिन और लैक्टेस। ठीक है, मानव शरीर में कितने वर्ष की आयु में लुप्त हो जाते हैं? 8 वर्ष की आयु में। दूध को पचाने के लिए आवश्यक एंजाइम जैसे रेनिन है, लैक्टेस है, मानव शरीर में कितने वर्ष के बाद भी खत्म हो जाएंगे? 8 वर्ष के बाद में। तो इसमें कथन और कारण कथन दिया है। उदक मेह वाले व्यक्ति को प्रायः प्यास लगती है। उदक मेह वाला व्यक्ति वेसोप्रेसिन के अतिशय स्राव से ग्रसित रहता है। तो ये दोनों सही हैं। ठीक है, उदक में जिसको शुगर हो जाता है उसको ज़्यादा प्यास लगती है। ठीक है, क्योंकि उसमें रक्त जो होता है पतला हो जाता है तो पानी ज़्यादा निकलता है तो उसको बार बार प्यास लगती है। ठीक है, तो अति स्राव से ग्रसित रहता है। ठीक है, तो ये दोनों सही हैं। उसके बाद फिर कथन है कि हमारे आहार में सभी प्रोटीन का पाचन केवल शुद्धांत में होता है? नहीं, केवल शुद्धांत में नहीं, कई जगह पाचन होता है ना। अग्नाशय से प्रोटीन को पाचन करने वाली एंजाइम तेग को क्षुद्रांत में छोड़ा जाता है। हाँ, छोड़ा जाता है जरूर, ये सही है। ठीक है, फिर अगला, मानव शरीर से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। से पित्त वाहिनी अमाशय में अपनी अंतर्वस्तुएं मोचित करती है? ठीक है, नहीं करती है। ठीक है, अग्नाशय वाहिनी ग्रहणी, ठीक है, डियोडिनिम बोलते हैं इसके, में अपनी अंतर्वस्तुएं मोचित करती हैं? हाँ, मोचित करती है। अग्नाशय वाहिनी ग्रहणी में अपनी अंतर्वस्तुएं मोचित करती हैं? हाँ, मोचित करती है। ये तुम्हारा क्या है? सही है। उस वाहिनी का नाम क्या है जो अमाशय तथा शुद्धांत से यकृत में पोषणयुक्त रक्त देती है? उसका क्या नाम है? यकृतीय प्रवेश द्वार शिरा। उस वाहिनी का क्या नाम है जो अमाशय तथा शुद्धांत से यकृत में पोषण युक्त रक्त देती है? उसको यकृतीय प्रवेश द्वार शिरा कहते हैं। निम्नलिखित विटामिनों में से किसकी हीनता से मूत्र में बढ़ी हुई कैल्शियम आयन की हानि होती है? तो विटामिन डी से, विटामिन डी की हीनता से। निम्नलिखित में देखो, विटामिनों में से किसकी हीनता से मूत्र में बढ़ी हुई कैल्शियम आयन की हानि होती है? विटामिन डी से। मानव शरीर में निम्नलिखित में से किस एक
से हार्मोन्स के साथ साथ पाचक एंजाइम का भी स्रावण होता है अग्नाशय में। ठीक है, तो इसमें क्या है कि हार्मोन्स के साथ साथ पाचक एंजाइम का भी स्रावण होता है, वो कहाँ, अग्नाशय में होता है। निम्नलिखित में से कौन एक एंजाइम है, तो ट्रिप्सिन एंजाइम है। तो इसमें कौन सा एंजाइम है, तो इसमें ट्रिप्सिन एंजाइम है। एल्कोहल के निराविशन के लिए निम्नलिखित मानव अंगों में कौन उत्तरदायी होता है, यकृत। ठीक है, अगर किसी ने एल्कोहल पिया तो उसका पहचान करनी है तो उसको यकृत से पहचान होती है। इंसुलिन एक बहुलक है फ्रुक्टोज का। इंसुलिन किसका बहुलक है, फ्रुक्टोज का। मानव शरीर के एक पैर में कुल कितनी अस्थियाँ होती हैं, लगभग 30 है ना। मानव पैर में कितनी अस्थियाँ होती हैं, 30 अस्थियाँ होती हैं। बाह्यकंकाल क्या होता है, नाखून होता है। ठीक है, कशेरुका क्या है, अच्छी है। सर्वाधिक लंबी अस्थि क्या है, फीमर है। शरीर जोड़ कहाँ होता है, अंगूठे में। शरीर जोड़ कहाँ होता है, अंगूठे में। थोड़े बहुत याद है तो उसमें तुम्हारा ये मिल जाएगा आराम से। ठीक है, जैसे शरीर जोड़ अंगूठा होता है, बाह्यकंकाल तो नाखून है, कशेरुका अच्छी है। और सबसे लंबी हड्डी तो फीमर है, छोटी ओष्ठबीज होती है। ठीक है, उसके बाद देखो कलाई की हड्डियों में किस नाम से जाता है, कलाई की हड्डियों किस नाम से जाता है, तो मेटाकार्पल्स के नाम से जाता है कलाई की हड्डियों को। तो फिर अगला क्वेश्चन मिलाने वाला, कशेरुक क्या है, कशेरुक में 33 कोशिकाएं होती हैं। फीमर पैर में होती है। क्रेनियम 8 हड्डियों का बना होता है। और ह्यूमरस जो है हाथ में होता है। ह्यूमरस क्या होता है, हाथ में होता है। फीमर तो पैर में होती है। क्रेनियम 8 हड्डियों का बना होता है, मिल गया। आनंद कंकाल कितनी हड्डियों का बना होता है, 14। आनंद मतलब फेशियल का, देखो हिंदी देखो, आनंद लिखा है मतलब, तो अंग्रेजी देखना चाहिए। फेशियल में कितनी हड्डी होती हैं, 14। ठीक है, फ्यूला हड्डी कहाँ से, टांग में। फ्यूला हड्डी कहाँ होती है, टांग में होती है। टार्सल अस्थियाँ शरीर के किस भाग में होती हैं, पैर में। टार्सल अस्थियाँ कहाँ होती हैं, पैर में होती हैं। पटेला ये क्या है, पटेला क्या है, ये पैर में पाई जाने वाली एक अस्थि है। पटेला पैर में पाई जाने वाली एक अस्थि है। खोपड़ी में कितनी अस्थियाँ होती हैं, 29 अस्थियाँ होती हैं, 29। खोपड़ी में 29। वयस्क मानव में कितनी हड्डियाँ होती हैं, 206 होती हैं ना। मानव शरीर की सबसे मजबूत पेशी कौन सी, जबड़ों की पेशी सबसे मजबूत होती है। मानव की एक्सिस कशेरुका एटलस कशेरुका से किस प्रकार भिन्न है, तो जो एक्सिस कशेरुका है वो एटलस कशेरुका से कैसे अलग है, तो एक्सिस कशेरुका में जो है ओडोंटाइड प्रवर्ध की उपस्थिति है। इसमें एक्सिस कशेरुका में ओडोंटाइड ठीक है, ओडोंटाइड प्रवर्ध पाई जाती है। ठीक है, और ये एटलस को कशेरुका में ओडोंटाइड प्रवर्ध नहीं पाई जाती, ये इसलिए भिन्न है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि कौन, तो फीमर। अस्थनियों में बाह्य कंकाल का उदाहरण क्या है, नाखून, बाल और खुर। ठीक है, बाह्य कंकाल है। पैरों की लंबी तथा खोपड़ी अस्थियों से भरी हुई अस्थि मज्जा किसका निर्माण करती है, तो रुधिराणुओं का। ठीक है, पैरों की लंबी तथा खोपड़ी अस्थियों से भरी हुई अस्थि मज्जा किसका निर्माण करती है, तो रुधिराणुओं का निर्माण करती है। अस्थि मज्जा रुधिराणुओं का निर्माण करती है। ठीक है, और लिगामेंट जोड़ता है हड्डी को हड्डी से। लिगामेंट किसको जोड़ता है, हड्डी को हड्डी से जोड़ता है। अस्थि में कौन सा लवण सबसे अधिक होता है, तो कैल्शियम फास्फेट। गहरी ए और हल्की आई पट्टियाँ पाई जाती हैं रेखित पेशियों में। गहरी ए और हल्की आई पट्टियाँ पाई जाती हैं रेखित पेशियों में। हाइवर्सियन नलिकाएं और तंत्र कहाँ पाए जाते हैं, अस्थनियों के अस्थियों में। पहले ही पढ़ चुके हैं हम लोग। ठीक है, कठोर व्यायाम के समय पेशियों में क्या बनता है, तो पायरुविक अम्ल से लैक्टिक अम्ल बनता है। ठीक है, पायरुविक अम्ल से लैक्टिक अम्ल बनता है। ये लैक्टिक अम्ल थकावट का कारण बनता है ना। रेखित पेशी तंतुओं का प्रमुख प्रोटीन्स क्या है, मायोसिन एवं एक्टिन। रेखित पेशी तंतुओं का प्रमुख प्रोटीन्स क्या है, मायोसिन एवं एक्टिन। कौन सी बात सही है, कंकाल मीसोडर्मी होता है। कंकाल कैसा होता है, मीसोडर्मी होता है। अस्थि को पेशी से जोड़ने वाला, तो कंडरा ना, कंडरा अस्थि को पेशी से जोड़ता है। और हड्डी को कौन से जोड़ता है, तुम्हारा अभी पढ़े तुम ऊपर, लिगामेंट। हड्डी को हड्डी से जोड़ता है लिगामेंट। और ये क्या करता है, कंडरा क्या करता है, अस्थि को पेशी से जोड़ता है। कौन से तंतु संयोजी ऊतक के घटक नहीं होते हैं, तो तंत्रिका तंतु संयोजी ऊतक के घटक नहीं होते हैं। स्पोन्डिलाइटिस स्पोन्डिलाइटिस एक बीमारी का नाम है जो प्रभावित करती है स्पाइनल कॉलम को। ये स्पोन्डिलाइटिस एक बीमारी है जो स्पाइनल कॉलम को प्रभावित करती है। अब 170 क्वेश्चन है, बीएमडी परीक्षण किया जाता है किसकी पहचान के लिए, ऑस्टियोपोरोसिस बीमारी की पहचान के लिए। ठीक है, ऑस्टियोपोरोसिस बीमारी की पहचान के लिए बीएमडी परीक्षण किया जाता है। ठीक है, हृदय का ऊपर कोष्ठ तथा नीचे का, देखो ऊपर वाला अलिंद कहलाता है, नीचे वाला नीला कहलाता है। हृदय में की भित्ति में कितनी परतें होती हैं, तो 3। हृदय की भित्ति में कितनी परतें होती हैं, 3 होती हैं। रक्त वाहिनी का मध्य आवरण किसका बना होता है, तो रक्त वाहिनी का मध्य आवरण जो है अरेखित पेशियों का बना होता है। रक्त वाहिनी का मध्य आवरण अरेखित पेशी का बना होता है। लिम्फ में क्या नहीं पाया जाता है, तो लिम्फ में लाल रुधिराणु नहीं पाए जाते हैं। लिम्फ में लाल रुधिराणु नहीं पाए जाते हैं। ठीक है,
और लाल रुधिराणुओं का अशुद्ध जल या निम्न वली घोल में रखे जाने पर क्या परिवर्तन होगा? तो फूटकर फट जाएंगे। अगर लाल रुधिराणुओं को अशुद्ध जल में रख दिया जाए या निम्न वली घोल में रख दिया जाए तो ये फूटकर फट जाएंगे। फिर अब मिलाना है स्फिगो, ठीक है, स्फिग्मोमैनोमीटर। स्फिग्मोमैनोमीटर क्या करता है? रक्त दाब को नापता है। तो ईसीजी, तो ईसीजी देखो इसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ईसीजी का ना। हीमोग्लोबिन क्या है तुम्हारा? ऑक्सीजन से बंधुता, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से बंधुता। और हृदय का पेसमेकर का सिरा अलिंद गांठ, ये मिल गया। देखो सर्विक रक्त अदाता, देखो अगर सर्विक रक्त, अगर आप ध्यान नहीं दिए दाता करके तो वो लगा दो, ठीक है। सर्विक अदाता इसलिए हाईलाइट है शब्द। अदाता क्या है? ए बी है, ये मतलब जो सबको नहीं रक्त देता है वो कौन सा वर्ग है? ए बी वर्ग है। 1 घन मिलीमीटर में श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या कितनी होती है? लगभग 4000 से 10,000 1 घन मिलीमीटर में, ठीक है। WBC श्वेत रक्त कोशिकाएं कितनी होती हैं? 4000 से 10,000 के बीच होती हैं। और कणिका कोशिकाओं के बारे में क्या सत्य है? कणिका कोशिकाओं के बारे में सत्य क्या है कि इनकी उत्पत्ति यकृत में होती है, ये गलत है। बाकी ये सब सही है। इन्हें बहुरूपक केंद्रक कोशिका भी कहते हैं। ये श्वेत रक्त कोशिकाओं का लगभग 75% होती हैं। इन कोशिकाओं का केंद्रक बहुखंडित होता है, ये सब सही है। लेकिन इनकी उत्पत्ति यकृत में नहीं होती है, ये ध्यान रखना, यकृत में है, ठीक है। कणिका कोशिका ये गलत है। कणिका कोशिकाओं की कमी कौन से रोग हो जाता है? तो कणिका कोशिका की अगर कमी हो जाए तो ग्रेन्युलोसाइटोपेनिया हो जाएगा, ग्रेन्युलोसाइटोपेनिया हो जाएगा। कौन सा रोग होता है? ग्रेन्युलोसाइटोपेनिया रोग हो जाएगा कणिकाओं की कमी से। 1 क्यूबिक मिलीमीटर रक्त में लगभग कितनी इरिथ्रोसाइट्स पाई जाती हैं? 1 क्यूबिक मिलीमीटर में कितनी इरिथ्रोसाइट्स पाई जाती हैं? लगभग 50 लाख पाई जाती हैं। कितनी? 50 लाख। महिलाओं में, अगला क्वेश्चन है मतलब कौन सा सत्य है? तो इसमें सत्य ही है, महिलाओं में लौह तत्व का विकास पुरुषों की अपेक्षा अधिक होता है। महिलाओं में लौह तत्व का विकास पुरुषों की अपेक्षा अधिक होता है। फिर अगला क्वेश्चन, लाल रक्त कोशिकाओं की औसत आयु कितनी होती है? 120 दिन। लाल रक्त कणिकाओं की RBC की औसत आयु 120 दिन होती है लगभग। उसके बाद है, एक स्वस्थ व्यक्ति में रक्त का परिमाण एक समान होता है, इसका नियंत्रण मुख्यतः किस पर निर्भर करता है? तो वाहिकाओं तथा ऊतकों के परासरण दाब पर, ठीक। एक स्वस्थ व्यक्ति में रक्त का परिमाण लगभग एक समान होता है, तो मतलब इसका नियंत्रण निर्भर किस पर करता है? तो वाहिकाओं तथा ऊतकों के परासरण दाब पर। रक्त में जल की मात्रा लगभग कितनी होती है? लगभग 91%। रक्त में जल की मात्रा लगभग कितनी होती है? 91%। रक्त में प्रोटीन की मात्रा लगभग कितनी होती है? 8%। रक्त में प्रोटीन की मात्रा लगभग 8%। कौन सा कथन सत्य है? तो रक्त में मुख्यतः एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, प्रोथ्रम्बिन तथा फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन पाए जाते हैं। तो रक्त में कौन से प्रोटीन पाए जाते हैं? एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, प्रोथ्रम्बिन और फाइब्रिनोजन, ये नामक प्रोटीन पाए जाते हैं, ठीक है। ये सब पाए जाते हैं उसमें। रक्त कोशिकाएं कितने प्रकार की होती है? तो 3 प्रकार की होती हैं, ठीक है। और निम्न में से कौन सी कोशिकाएं रक्त कोशिकाएं नहीं हैं? तो देखो लोहित कोशिकाएं, रेड सेल्स है, व्हाइट सेल्स और प्लेटलेट्स रक्त कोशिकाएं, लीवर से रक्त कोशिकाएं नहीं है। बहुत आसान क्वेश्चन था। देखो ये श्वेत कोशिकाएं क्या हैं? ल्यूकोसाइट हैं। श्वेत कोशिकाएं ल्यूकोसाइट्स, बिम्बाणु थ्रोम्बोसाइट्स। लोहित कोशिकाएं क्या है? ये इरिथ्रोसाइट्स। और प्रोटीन क्या है? ग्लोबुलिन। प्रोटीन क्या है? ग्लोबुलिन है, ठीक। श्वेत कोशिकाएं ल्यूकोसाइट्स, बिम्बाणु थ्रोम्बोसाइट्स, ठीक है। लोहित कोशिकाएं इरिथ्रोसाइट्स और प्रोटीन ग्लोबुलिन। फिर बीटा ब्लॉकर एक औषधि है, बचानी है, किसे बचानी है? तो हृदयघात से बचनी है, तो ठीक है। बीटा ब्लॉकर एक मतलब बचने की औषधि है, किससे बचने की? हृदयघात से। बीटा ब्लॉकर हृदयघात से बचाती है। लाल रक्त कोशिकाओं का विघटन मुख्यतः शरीर के किन अंगों में होता है? यकृत तथा प्लीहा में। रक्त कोशिकाओं का विघटन मुख्यतः कहाँ होता है? यकृत और प्लीहा में होता है। लाल रक्त कोशिकाओं के दोनों पृष्ठ किस आकृति के होते हैं? दोनों पृष्ठ अवतल होते हैं। लाल रक्त कणिकाओं के दोनों पृष्ठ अवतल होते हैं। कैसे होते हैं? अवतल होते हैं। ग्लोबिन का विघटन किस तत्व के रूप में होता है? अमीनो अम्ल के रूप में। ग्लोबिन का विघटन अमीनो अम्ल के रूप में। हीमोग्लोबिन क्या है? ये जटिल प्रोटीन है। हीमोग्लोबिन क्या है? जटिल प्रोटीन है। रक्त में सामान्यतः हीमोग्लोबिन की कितनी मात्रा होती है? 15 ग्राम प्रति 100 मिलीमीटर में। रक्त में सामान्यतः हीमोग्लोबिन की कितनी मात्रा होती है? तो 15 ग्राम प्रति 100 मिलीमीटर में होती है। रक्त के वर्गीकरण की पद्धति किसने दिया था? लैंडस्टीनर ने, ठीक है। और फिर स्मृत करना, तो देखो उच्च रक्तदाब को क्या बोलते हैं? हाइपरटेंशन बोलते हैं। उच्च रक्तदाब को हाइपरटेंशन, और अल्प रक्तदाब को बोलते हैं हाइपोटेंशन। क्या बोलते हैं? हाइपोटेंशन। हीमोफीलिया आघात से रक्तस्राव, हीमोफीलिया आघात से रक्तस्राव, अरक्तता हीमोग्लोबिन की कमी, अरक्तता हीमोग्लोबिन की कमी। तो फिर मिलाना है अगला क्वेश्चन। उदासीन रागी कोशिकाएं बैंगनी रंग की होती हैं। उदासीन रागी कोशिकाएं बैंगनी रंग की होती हैं। क्षारक रागी कोशिकाएं नीले रंग की होती हैं। क्षारक रागी कोशिकाएं नीले रंग की होती हैं,
ठीक है। इयोसिनोफिल कोशिकाएं जो होती हैं लाल रंग की होती हैं। इयोसिनोफिल कोशिकाएं लाल रंग की होती हैं। लसिका कोशिकाएं श्वेत कणिकाओं का लगभग 1/4। लसिका कोशिकाएं श्वेत कणिकाओं का लगभग 1/4 लसिका कोशिकाएं। फिर देखो एक केंद्रक श्वेत कोशिका को किस नाम से जाता है? एक केंद्रक श्वेत कोशिका को किस नाम से? मोनोसाइट के नाम से। एक केंद्रक श्वेत कोशिका किस नाम से? मोनोसाइट के नाम से। रक्त प्लाज्मा हल्के पीले रंग का तरल पदार्थ। रक्त प्लाज्मा हल्के पीले रंग का तरल पदार्थ। और एल्बुमिन क्या है? ये ओस्मेटिक दाब स्थापित करना। एल्बुमिन क्या करता है? ओस्मेटिक दाब स्थापित करना। और ग्लोब्यूलिन क्या है? ये संक्रामक रोगों से रक्षा करता है। ग्लोब्यूलिन संक्रामक रोगों से रक्षा करता है। और फाइब्रिनोजन क्या है? ये रक्त का स्कंदन करता है। फाइब्रिनोजन रक्त का स्कंदन करता है। रक्त प्लाज्मा हल्के पीले रंग का तरल पदार्थ है। एल्बुमिन ओस्मेटिक दाब स्थापित करना। ग्लोब्यूलिन संक्रामक रोगों से रक्षा करना। फाइब्रिनोजेंस रक्त स्कंदन। मिल गया। जीवों में मानव रक्त हल्का क्षारीय होता है। जो जीव हैं उनमें मानव रक्त हल्का क्षारीय होता है तथा इसका पीएच मान लगभग 7.35 ठीक ना, 7.35 से 7.45 मतलब 7.35 से 7.45 ना, 7.35 से 7.45 के मध्य होता है। ये याद रखना, 7.35 से 7.45। रक्त में बिम्बाणुओं प्लेटलेट्स की संख्या लगभग कितनी होती है? 1 घन मीटर में लगभग 3 लाख। 1 घन मीटर में लगभग 3 लाख होती है। 1 घन मीटर में लगभग 3 लाख होती है प्लेटलेट्स की संख्या। 1 घन मीटर में लगभग 3 लाख होती है। फिर 204 क्वेश्चन नंबर, ठीक है। कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य ढूंढना है। तो रक्त हमेशा अम्लीय होता है, ये गलत है। बाकी सारे क्वेश्चन सही हैं, ठीक है। वैसे बाकी पढ़ लेते हैं, मतलब बाकी सारे पॉइंट सही हैं। जैसे न्यूट्रोफिलों में एक प्रोटीन विघटनकारी एंजाइम होता है जिसकी सहायता से वे जीवित ऊतक को विघटित कर सकते हैं। ये भी सही है ना। न्यूट्रोफिलों में एक प्रोटीन विघटनकारी एंजाइम होता है जिसकी सहायता से वे जीवित ऊतकों को विघटित कर सकते हैं। फिर न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट शरीर को सूक्ष्म जीवों से बचाने में योगदान करते हैं। फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन रक्त के स्कंदन के लिए अनिवार्य है, पीछे हमने पढ़ा था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, किस प्रकार के रक्त दाब द्वारा रक्त उन रक्त कोशिकाओं की भित्तियों को दबाता है जिनमें वह प्रभावित होता है? तो धमनी रक्त दाब द्वारा, ठीक है। धमनी रक्त दाब द्वारा रक्त उन वाहिकाओं की भित्तियों को दबाता है जिनमें वह प्रभावित होता है, तो धमनी रक्त दाब द्वारा। निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं, ये ढूंढना है। तो क्या सत्य नहीं है कि धमनी रक्तदाब का मापन स्पेक्ट्रोमीटर से किया जाता है? ये गलत है। स्पेक्ट्रोमीटर से रक्तदाब का मापन नहीं करते हैं, ठीक है। तो अब देखो ये क्या है, अब फिर सही कौन सही है? निलय प्रकुंचन के समय जब बायां निलय रक्त को एओर्टा में बलपूर्वक प्रवाहित करता है तो रक्तदाब सर्वाधिक तथा सिस्टोलिक दाब कहलाता है। जब देखो निलय प्रकुंचन के समय जब बायां निलय क्या करता है, रक्त को एओर्टा में बलपूर्वक प्रवाहित करेगा तो रक्तदाब सर्वाधिक होगा और इसको सिस्टोलिक दाब कहलाता है। भाई जब प्रवाहित करेगा, बल लगाएगा तो जरूर सब प्रभावित होगा ना। और डायस्टोल के समय रक्त दाब घट जाता है तथा इस काल में पाए जाने वाले निम्नतम दाब को डायलोस्टिक दाब कहते हैं। और डायलोस्टिक दाब का मापन स्टेथोस्कोप की सहायता के बिना नहीं किया जाता है ना। अगर डायलोस्टिक दाब ना मापना तो स्टेथोस्कोप द्वारा के बिना नहीं कर सकते हो। फिर है अगला क्वेश्चन, प्रोथ्रम्बिन को थ्रोम्बिन में बदलने के लिए किस एंजाइम की पूर्ण भूमिका महत्वपूर्ण होती है? प्रोथ्रम्बिन को थ्रोम्बिन में बदलना है तो थ्रम्बोकाइनेज की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। प्रोथ्रम्बिन को थ्रोम्बिन में बदलना है तो इसमें थ्रम्बोकाइनेज की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। थ्रम्बोकाइनेज एंजाइम की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। और थ्रम्बोकाइनेज एंजाइम को किस और नाम से जाना जाता है? इसका और दूसरा नाम क्या है? इसका थ्रम्बोप्लास्टिन भी कहते हैं। थ्रम्बोकाइनेज एंजाइम को थ्रम्बोप्लास्टिन। और ये थ्रम्बोप्लास्टिन क्या भूमिका करता है? ये प्रोथ्रम्बिन को थ्रम्बिन में बदलने में सहायता करता है। तो प्रोथ्रम्बिन का निर्माण कहाँ होता था? इसके निर्माण में कौन सा विटामिन आवश्यक होता है? तो इसका प्रोथ्रम्बिन का निर्माण जो होता है यकृत में होता है। इसके लिए आवश्यक विटामिन के है। आवश्यक विटामिन के है। रक्त के स्कंदन के लिए 4 आवश्यक घटकों में कौन सा नहीं? तो 4 आवश्यक घटकों में एल्बुमिन नहीं है। एफ्राइबिन, कैल्शियम और कोशिका भित्त आवश्यक है। इसके अंदर में एल्बुमिन इसमें आवश्यक नहीं है। परिसंचरण तंत्र में यदि किसी स्थान पर थक्का जम जाए तो उसे क्या कहते हैं और स्थिति को क्या कहते हैं? अगर थक्का जम जाए तो उसे क्या कहते हैं और यह स्थिति क्या कहलाती है? तो थक्का जम जाए तो उसे थ्रम्बोसिस बोलते हैं और यह स्थिति थ्रम्बस कहलाती है, ठीक है। शरीर के अन्य सभी अंगों की तुलना में किस अंग का ऑक्सीजन की आवश्यकता सबसे? तो मस्तिष्क को सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। फुफ्फुस वाल्व कहाँ स्थित होता है? तो दाएं निलय और फुफ्फुस धमनी के बीच। फुफ्फुस वाल्व कहाँ होता है? दाएं निलय और फुफ्फुस धमनी के बीच। निम्नलिखित में से कौन असत्य है? तो असत्य ढूंढना है। तो असत्य इसमें यह है कि हृदय जितना रक्त धकेलता है उससे कम रक्त प्रति मिनट शिराओं द्वारा हृदय में वापस है, तो ये गलत है, ठीक।
ठीक है। और अगर सही देखा जाए तो इसमें ये सब सही है। प्रकुंचन सिस्टोटोल एक हृदय के कोष्ठक सिकुड़ते हैं, ठीक, प्रकुंचन में हृदय के कोष्ठक सिकुड़ते हैं। अनुशीतलन, ठीक, डायस्टोल में हृदय के कोष्ठक रक्त से भरकर फूल जाते हैं। अनुशीलन में अलिंदों का प्रकुंचन अल्पकालीन होता है, ये सही है। परिसंचरण तंत्र में निम्न से कौन सा सम्मिलित है? तो परिसंचरण तंत्र में सम्मिलित क्या है? हृदय तो है ही, ये सम्मिलित है, ठीक है, ये सम्मिलित है, हृदय सम्मिलित है, ठीक है। फिर मिलाना है तो हृदय क्या करता है, ठीक है, हृदय क्या करता है? रक्त को हृदय से अंगों तक पहुंचाता है, यही तो पंप करता है, ठीक है, हृदय, ठीक है। उसके बाद हृदय क्या करता है? रक्त को सारे शरीर में प्रवाहित करता है ना, हृदय रक्त को सारे शरीर में पंप करता है, तो शिराओं द्वारा सारे शरीर में जाता है रक्त। फिर धमनियाँ क्या करती हैं? धमनियाँ क्या करती हैं? रक्त को हृदय से अंगों तक ले जाती हैं, धमनियाँ का काम यही है, ठीक है, रक्त को हृदय से अंगों तक ले जाना। शिराएँ क्या करती हैं? रक्त को शरीर से हृदय तक लाती हैं। देखो जी एक ट्रिक है, मान लो तुम्हारा एक दिल हो गया, क्या हो गया, ये मान लो दिल बन गया, ठीक है। दिल कैसे हम लोग बनाते हैं? हाँ, ऐसे ही दिल बनाते हैं ना, बचपन में बनाते थे ऐसे। और एक तीर आया सीधा एकदम, कैसे आया? सीधा तीर आया एक, तो ये सीधा आ रहा ना, तो ये सिरा जो है इसमें घुस रहा और धा निकल रहा, तो धमनी क्या है? हृदय से रक्त ले जाती है और सिरा क्या करती है? हृदय में रक्त लाती है। तो ये सीधा याद रखना, तीर सीधा आता है, तो सिरा देखो सीधा सीधा आ रहा है, रक्त आ रहा है सिरा के द्वारा, धमनी द्वारा रक्त बाहर जा रहा है, ठीक है, याद रखना। तो ये ट्रिक आपको याद रहेगी, तो ये धमनी और सिरा में कन्फ्यूजन नहीं होगा, ठीक है, ये याद रहेगा, ठीक है। उसके बाद देखो पेरिकार्डियम व हृदय के बीच कौन सा तरल भरा रहता है? तो पेरिकार्डियम और उसके बीच ना, हृदय के बीच कौन सा होता है? तो ये पेरिकार्डियम, तो पेरिकार्डियल तरल, यही याद रखना, कभी भी आ जाए तो पेरिकार्डियल तरल भरा रहता है, ठीक है। पेरिकार्डियम, ठीक है, पेरिकार्डियम क्या है? हृदय की बाहरी परत है। तो ये परतें हैं, 3 परत होती हैं ना, पेरिकार्डियम, तो पेरी मतलब पेरी मतलब पेरीफेरी मतलब बाहर, तो ये बाहरी परत हो गई। मायोकार्डियम तो माँ माने मध्य समझ लो, तो ये मध्य वाली परत हो गई। इंडोमा तो इंड माने सबसे आखिरी में, ठीक है, ठीक है। तो ये इंडो माने सबसे आखिरी में हो गई, तो ये हृदय की सबसे भीतरी वाली परत होगी, सबसे आखिरी में भीतरी वाली परत हो गई। पेरी माने पेरीफेरी मतलब बाहरी वाली, तो ये बाहरी परत हो गई। एओर्टिक वाल्व ये क्या है? बायनिलय तथा महाधमनी के बीच का वाल्व है। एओर्टिक वाल्व बायनिलय एवं महाधमनी के बीच का वाल्व है, ठीक है। फिर देखो सिस्टोलिक एवं डायस्टोलिक प्रेशर के अंतर को किस नाम से जाना जाता है? तो नाड़ी दाब के। सिस्टोलिक एवं डायस्टोलिक प्रेशर के अंतर को किस नाम से जानते हैं? नाड़ी दाब के। स्त्रियों में पुरुषों की तुलना में रक्तदाब कितना होता है? तो स्त्रियों में पुरुषों की तुलना में रक्तदाब जो होता है 5 से 10 mm कम होता है, 5 से 10 mm कम होता है। धमनियों में रक्तदाब सिराओं की तुलना में क्या होता है? अधिक होता है। धमनियों में रक्तदाब सिराओं की तुलना में अधिक होता है। शरीर के किन भागों में रक्त प्रवाह तेज होता है? तो महाधमनियों में रक्त प्रवाह तेज होता है। ठीक है, केशिका सैया, ठीक, कैपिलरी बेड क्या है? तो ऊतकों में रक्त जिन अनेक कोशिकाओं से प्रवाहित होता है उन सब का सम्मिलित रूप ही केशिका सैया कहलाता है ना। कैपिलरी बेड कहता है जिनसे हम रक्त जाता बहता है ना, तो उन्हीं को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? केशिका सैया कहते हैं। हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है? सोडियम आवश्यक है। हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए आवश्यक तत्व कौन सा है? सोडियम। मानव शरीर में निम्नलिखित में से किसमें अतिरिक्त रक्त भंडारित रहता है और जहाँ से कमी होने की स्थिति में रक्त का मोचन होता है? तो प्लीहा में अतिरिक्त रक्त रहता है। अगर कमी हो जाए तो ये प्लीहा पूरा करता है। किस शारीरिक प्रक्रम से थ्रम्बिन का संबंध है? तो रक्त जमाव से। थ्रम्बिन का संबंध रक्त जमाव से है, ठीक है। मानव कलाई में नाड़ी स्पंदन करती है उसी दर से जिससे हृदय का स्पंदन करता है। मानव कलाई में जो नाड़ी नहीं, कुछ लोग पहले वैद्य जो नाड़ी चेक करते थे तो नाड़ी वैसे ही स्पंदन करती है जिससे हृदय जिस गति से स्पंदन करता है। मस्तिष्क होता है एक्टोडर्मी, मस्तिष्क होता है एक्टोडर्मी। प्रमस्तिष्क सेरिब्रम गोलार्ध का कार्य क्या है? तो प्रमस्तिष्क सेरिब्रम का कार्य है चिंतन केंद्र, ठीक है। इसमें चिंतन केंद्र सेरिब्रम में चिंतन होता है। एक मनुष्य स्मृति खो बैठता है, इसके मस्तिष्क का कौन सा भाग प्रभावित हुआ? तो प्रमस्तिष्क हुआ ना, क्योंकि चिंतन करता है, याद करेगा तभी चिंतन करेगा, तो प्रमस्तिष्क प्रभावित। हमारे शरीर में समन्वय तंत्र होते हैं, तंत्रिका एवं एंडोक्राइन तंत्र। ये समन्वय तंत्र कौन से होते हैं? तंत्रिका एवं एंडोक्राइन तंत्र। वह पदार्थ जो प्रेरणा को युग्मानुबंध पर एक न्यूरॉन से दूसरे में या न्यूरॉन से पेशी में संचरण करता है, तो स्टिल कोलिन कहते हैं उसको, जो ये मतलब क्या करता है? प्रेरणा को युग्मानुबंध पर एक न्यूरॉन से दूसरे या न्यूरॉन से पेशी में संचरण करता है, उसको स्टिलोकोलिन
कहते हैं। न्यूरॉन के कोशिकाओं की संख्या सबसे अधिक किसमें होती है? मस्तिष्क में। न्यूरॉन के कोशिकाओं की संख्या सबसे अधिक किसमें होती है? मस्तिष्क में होती है। तंत्रिका ऊतक का कार्य क्या है? उत्तेजनशीलता। तंत्रिका ऊतक का कार्य उत्तेजनशीलता। अब ये मिलाना है, देखो डाई एनसीफेलान की गुहा, डाई एनसीफेलान की गुहा क्या है? ये डायोसिल है। डाई एनसीफेलान की गुहा डायोसिल है। प्रमस्तिष्क की गुहा पैरासील है। मस्तिष्क की पश्च भाग क्या है? मस्तिष्क व्रंत केंद्र में स्थित गुहा, ठीक है। और मेरुरज्ज, ठीक है, मेरुरज्ज के क्या है? न्यूरोसील में, मेरुरज्ज के न्यूरोसील में, ठीक है, ये मिल गया। मस्तिष्क एक कड़ी कला द्वारा ढका होता है जिसे कहते हैं ड्यूरामीटर। मस्तिष्क एक कड़ी कला द्वारा ढका रहता है, उसे क्या कहते हैं? ड्यूरामीटर कहते हैं। इरेक्टर पिलाई पेशियों का शिथिलन किसके द्वारा होता है? परानुकंपित तंत्रिका द्वारा। इरेक्टर पिलाई पेशियों का शिथिलन किसके द्वारा होता है? परानुकंपित तंत्रिका तंत्र द्वारा। निम्न में से कौन सा कथन सही? तो सही कथन यही है कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से निकलने वाली तंत्रिकाएं परिधीय, ठीक है, परिधीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण करते हैं। सही है, केंद्रीय तंत्रिका से निकलने वाली तंत्रिकाएं परिधीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण करती हैं। भोजन ग्रहण के बाद आहार नल की तरंग गति और इसकी दीवार की ग्रंथियों के श्रवण का उत्तेजन किस से होता है? परानुकंपित तंत्र से। भोजन ग्रहण करने के बाद आहार नाल की तरंग गति और इसकी दीवार की ग्रंथियों का श्रवण उत्तेजन किससे होता है? परानुकंपी तंत्र द्वारा, ठीक है। अब हम सेकंड भाग में देखेंगे क्योंकि 500 के ऊपर क्वेश्चन है, तो सेकंड भाग में देखते हैं।